So now we start with the third lecture of carbon and its compounds. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं. बट क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ भी कंबाइन कर सकता है? ठीक है, यस, ये हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स के साथ भी कंबाइन करता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ओके, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि CH4 है, तो देखिए CH4 को हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3H. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को हटा के कोई एक नया एटम इसकी जगह लगा देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3Cl या CH3Br. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोकार्बन लिया जैसे मीथेन, इससे एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो जब भी आप ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे किसी कंपाउंड में, तो आपको उसको कहाँ लगाना है? हाइड्रोजन की जगह पे लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स, देखिए ये लिखा गया यहाँ पे, दीज एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हाइड्रोकार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन्स एंड आर कॉल्ड हीट्रो एटम्स. कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और जिसको नए एटम को आप लेके आए हो दैट इज कॉल्ड हीट्रो एटम. तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या कहेंगे हम? हीट्रो एटम. तो हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आप लगाते हैं कार्बन के साथ, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, हेलोजन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, दीज आर कॉल्ड हीट्रो एटम्स. अब एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने की है. अब जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन को यहाँ पर हमने रिप्लेस किया हाइड्रोजन के साथ. मान लीजिए आपने OH को रिप्लेस किया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन को हटा के OH लगा दिया. OH ग्रुप क्या बनाता है? अल्कोहल फैमिली. ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, तो बेसिकली हम OH को एज अ ग्रुप मानते हैं और OH ये क्या बनाता है? अल्कोहल फैमिली देता है. तो अब ये क्या बन गया? इस कंपाउंड का नाम है मिथेनॉल. ये अल्कोहल फैमिली आ गई. ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन को हटा के आप CH3NH2 भी लगा सकते थे. NH2 कौन सी फैमिली बनाती है? ये फैमिली है अमीन्स की. ठीक है, तो इसका नाम है मिथेनामीन. तो डिफरेंट हम यहाँ पर बाहर से एटम्स लगा सकते हैं हाइड्रोजन की जगह पे. अब किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, एनी हाइड्रोकार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RH. ठीक है, वेयर R इज अल्काइल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल RH का मतलब है कि अगर आपके पास मीथेन है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? CH3H. तो यहाँ पर जो CH3 है इसको क्या लिखेंगे हम? अल्काइल, मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया. ठीक है, इसको हमने लिख दिया मिथाइल ग्रुप. वैसे ही आपके पास अगर C2H6 है तो इसको आप C2H5 और सिंगल H लिख सकते हैं. तो ये जो C2H5 है इसको क्या बोलेंगे हम? दो कार्बन का ग्रुप है तो ये इथाइल ग्रुप. तो जनरल वर्ड हो गया अल्काइल. सिंगल कार्बन होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम RH की तरह से लिख सकते हैं. वैसे ही C3H8 अगर है तो ये क्या हो जाएगा? C3H7H लिख सकते हैं. तो C3H7 को 3 कार्बन का क्या बनेगा?
प्रोपाइल ग्रुप। ओके, तो ये होता है। तो ये कभी भी अगर आप किसी कंपाउंड में R दिखते हैं तो R का मतलब अल्काइल है। अब अल्काइल वो 1 कार्बन वाला हो सकता है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन, कुछ भी, वो एक अल्काइल चेन है। चाहे अब देखिए यहाँ तो मैं सिंगल बॉन्ड वाले ले रहा हूँ सैचुरेटेड, बट R आपका अनसैचुरेटेड वाला भी हो सकता है, ठीक है, बट उसके नाम जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, वो सिंपल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल से थोड़े डिफरेंट होंगे अगर आपके R में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। तो बस उसको आप ध्यान रखिए कि उसको हम R लिख सकते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में H हटा के बाकी जो सारा का सारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड R। ओके, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम हीट्रो एटम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे एक हाइड्रोकार्बन चेन में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल इज, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं हीट्रो एटम कौन सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोड्यूस करें हैलोजन्स को, ठीक है, हैलोजन आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकती हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो उस कंपाउंड की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है कि वो कंपाउंड किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, किस तरह के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, वो सारे के सारे जो उसके फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करने वाला जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं, इसमें लगे हुए OH ग्रुप की वजह से। तो OH इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, इसलिए OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। वैसे अमीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ NH2, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हैलोजन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम बोलते हैं हैलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, आयोडीन लगा है तो आयोडो। और इनका फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए RCl लिख सकते हैं, RBr लिख सकते हैं। R क्या है, अल्काइल पार्ट, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल लेंगे हम, तो CH3Cl हाइड्रोजन हटा के हमने ये लगा दिया, या मान लीजिए CH3CH2CH2। अब H की जगह हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है, या डबल बॉन्ड भी आपके हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलिए Br लगा दिया या क्लोरीन लगा दिया, ओके, या CH3CH डबल बॉन्ड CHBr, तो यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। बट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, जब डबल बॉन्ड आपका इंट्रोड्यूस हो गया तो डबल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप अब ब्रोमीन नहीं रह जाएगा, वो डबल बॉन्ड होगा। तो इसकी ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये तो आप 11th में जब नॉमेनक्लेचर एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ आएगा। बट यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल देने का मतलब ये है जस्ट कि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो किसी हैलोजन के साथ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, बट अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपने ये एल्कीन वाले एग्जाम्पल अभी नहीं देने हैं, ठीक है। अभी ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। आप हमेशा एल्केन में ही, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगाएंगे। सेकेंड ये, अगर हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका हो सकता है अल्कोहल, ठीक है, जिसमें क्या लगाते हैं हम OH। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ROH, ठीक है, जैसे कि CH3OH हो गया या CH3CH2OH हो गया। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस OH ग्रुप होना चाहिए। फिर ऑक्सीजन से एक अल्डिहाइड ग्रुप भी बनता है, ठीक है, जो होता है C डबल बॉन्ड OH CHO। तो RCHO इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, फॉर एग्जांपल CH3
CHO या CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर आगे CHO। तो यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है, ये CHO पार्ट। अल्कोहल में फंक्शन ग्रुप क्या है, ये OH पार्ट। वैसे ही अल्डिहाइड के बाद एक और आप कंपाउंड यहाँ पर हम फैमिली बना सकते हैं, दैट इज कीटोन। कीटोन में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लगा होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। अल्डिहाइड में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेफ्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब लेफ्ट में बॉन्ड है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है, मेन चेन R के साथ लगा हुआ है, और राइट साइड में हाइड्रोजन है। कीटोन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में भी मेन चेन होगी, राइट साइड में भी मेन चेन ही होगी, मतलब लेफ्ट साइड में भी R होगा, राइट साइड में भी R। अब वो R डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ओके, जैसे कि इसमें एग्जांपल लें, लेफ्ट में भी CH3 लगा देते हैं हम, राइट में भी CH3 लगा देते हैं, ठीक है, तो सेम हो गए। और ये हो सकता है कि लेफ्ट में CH3 CH2 लगा दिया, राइट में सिर्फ CH3 रखा, तो दोनों तरफ लगने वाले R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर है दैट इज दिस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कीटोन फैमिली। फिर एक और फैमिली बनती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले तो आपने पढ़े होंगे, इनमें COH ग्रुप रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि CH3 COH, CH2 डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है। तो कैसी भी चेन हो, करना क्या है आपको, COH ग्रुप उसमें अगर प्रेजेंट है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली को बिलोंग करता है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। वैसे ही एक होता है एस्टर, जहाँ पर COOR ग्रुप यहाँ पर लगता है। R इज क्या पढ़ा है हमने, अल्काइल। अल्काइल का मतलब है कुछ भी हो सकता है, अल्काइल होना चाहिए, जैसे CH3 COOR। अब R को मैं CH3 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं C2H5 भी लिख सकता हूँ, इसको C3H7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हो सकती हैं। तो लेफ़्ट में आपकी चेन कैसी है, कितनी लंबी है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। COO ये लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ दिस COOR, ये इसका R वाला पार्ट है, ठीक है। तो चाहे इसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये जस्ट एक अल्काइल पार्ट है। तो आई थिंक एस्टर भी समझ आ गया। तो ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करके हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो क्या क्या बन जाएगा, अमाइंस, ठीक है। अमाइन अभी तो आप याद रखें सिर्फ NH2, अमाइन में आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस होती हैं, तो अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे NH2 ग्रुप लगना चाहिए, मतलब R के आगे NH2 लगा हुआ हो, जैसे CH3 के आगे NH2 लगा दिया, CH3 CH2, इसके आगे हमने NH2 ग्रुप लगा दिया। डबल बॉन्ड आपको लगाना है बीच में, आप लगा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट इसके एग्जांपल हैं, बट ये कुछ सिंपल एग्जांपल। तो अमाइन हमने लगा दिया। अब और क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देखिए और क्या हमने यहाँ पे लिया था, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करके हमने देख ली, हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया, नाइट्रोजन कर दिया, सल्फर। तो सल्फर वैसे ही लगता है जैसे ऑक्सीजन लगती है, जैसे OH आपने लगाया, ठीक है। तो सल्फर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको जनरली डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप उनको यूज़ कर सकते हो। जनरली एक वर्ड यूज़ किया जाता है मरकैप्टो, ठीक है। तो यहाँ पर SH लगता है, ठीक है, ये कॉमन एक ग्रुप है। तो यहाँ पर जैसे ROH आपने लगाया था, RSH लग जाएगा। तो जैसे कि CH3SH, CH3CH2SH, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हम लगा सकते हैं। तो अब हम
फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ऐसे ग्रुप, एटम भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हो। दोज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो दैट इज़ क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं, ईथर होते हैं, फिर हमारे असाइल हैलाइड्स होते हैं, एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड्स हैं। तो वो ज़्यादा डिटेल हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोलोगस वर्ड यूज़ किया था। तो मैंने आपको कहा था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में किस किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ एक CH2 ग्रुप का। तो अगर जनरल एग्जांपल लें, जैसे अगर हम एल्केन्स का ही एग्जांपल लेते हैं तो CH4 है, फिर C2H6, C3H8, C4H10। तो इनके बीच में किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का। एक एक CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो हमें ये अगला स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। और ये सारे किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, एल्केन फैमिली को। वैसे ही अगर हम अल्कोहल फैमिली में देखें तो अल्कोहल फैमिली में सिंगल कार्बन वाला आ जाएगा CH3OH, 2 कार्बन वाला आएगा CH3CH2OH, 3 कार्बन वाला CH3CH2OH। ओके, तो यहाँ पर भी किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, एक CH2 ग्रुप आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला CH2 ऐड हो गया, यहाँ पर ये CH2 ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही फैमिली में नेक्स्ट से नेक्स्ट मेंबर जाने के लिए हम सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एक सीरीज़ बन रही है कंपाउंड्स की, इस सीरीज़ को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। ओके, तो होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन होगी अ होमोलोगस सीरीज इज a group of organic compounds usually listed in order of increasing size, कि इंक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में उन्हें हमने लिखा है, having same functional group and differing by CH2 groups for adjacent members। तो क्या होगा, होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जैसे अल्कोहल में ले लिया हमने, ठीक है, तो एक ग्रुप है क्योंकि सीरीज है, लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। जैसे यहाँ पर एल्केन में CH4 से बड़ा साइज हो गया C2H6 का, इससे बड़ा C3H8, फिर C4H10, फिर C5H12। तो एक इंक्रीजिंग साइज में हम चल रहे हैं। सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप एल्केन की होमोलोगस सीरीज में बीच में अल्कोहल डाल दें या कीटोन डाल दें, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें। अगर अल्कोहल की सीरीज है तो सभी अल्कोहल होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की है तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनमें, एडजेसेंट का मतलब जिनमें एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, तो एडजेसेंट मेंबर्स में सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आपको 11th क्लास में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस
सीरीज़। ठीक है, तो अभी हमने डिफाइन भी कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। तो एल्केन्स का एग्जाम्पल और अल्कोहल का हमने देख लिया। अब एल्डिहाइड्स के एग्जाम्पल इसमें लिखे हम। तो एल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट होता है HCHO। इसमें एक CH2 ऐड कर दो तो क्या बनेगा, CH3CHO। एक और CH2 ऐड कर दो तो CH3CH2CHO। एक और ऐड कर दोगे तो CH3CH2CH2CHO। ये एल्डिहाइड्स के लिए हो गया। देन कीटोन्स के लिए तो सिंपलेस्ट कीटोन है, उसमें दोनों तरफ कार्बन तो होना चाहिए, तो ये 3 कार्बन का होगा। अब लेफ्ट साइड हम एक एक CH2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आप राइट में भी ऐड कर सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड HCOH। एक CH2 ऐड करेंगे तो CH3COH। दिस इज एसिटिक एसिड। जो आपके घर में सिरका होता है, विनेगर, वो क्या होता है बेसिकली एसिटिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, चींटियों में, एंट्स में। ठीक है, तो वहाँ से वर्ड आता है फॉर्मिका, तो उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो CH3COH के बाद CH3CH2COH। देन अमीन्स, RNH2 में सिंपलेस्ट आ जाएगा CH3NH2। देन CH3CH2NH2। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये एक होमोलोगस सीरीज़ है, क्योंकि हम इंक्रीजिंग साइज की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे हम साइज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाय एडिंग CH2 ग्रुप। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने 11th में करना है, अगर उसको थोड़ा सा भी हम देख ही लेंगे तो बेटर है, आपको 11th में वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, सेम फंक्शनल ग्रुप। द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज, एक होमोलोगस सीरीज के, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड आर कॉल्ड होमोलोग्स। ठीक है, होमोलोग। तो एक एक मेंबर को होमोलोग कहते हैं, पूरी सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सेकंड, टू एडजेसेंट या टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU। कि एक कार्बन का कितना वेट होता है, 12 AMU, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो अगर आप मास का डिफरेंस देखें तो 14 AMU का मास डिफरेंस होगा, और अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। थर्ड थीम, ठीक है, थर्ड कैरेक्टर क्या है, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके, और एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो इनके सबके जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जनरल फॉर्मूला हम लिख दें तो सारे के सारे जो एल्केन फैमिली के हैं वो CnH2n+2 को ओबे करेंगे फॉर्मूलाज को। एल्कीन्स वाले CnH2n, एल्काइंस CnH2n-2। देन एल्कोहल्स में क्या किया था हमने, एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगाया था, तो CnH2n+1
OH। मतलब जो एल्केन था आपका, एल्केन में C हाइड्रोजन कितने थे, 2n+2, एक हटा दो और OH लगा दो तो 2n+1 रह जाएंगे और एक OH लग जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH 2n+2O, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो फिर से हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन रह जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा गया है ये कौन से हैं, सैचुरेटेड अल्कोहल, क्योंकि ये एल्केन से बने हैं, इनमें पहले ही कोई कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि कार्बन कोई अल्कोहल था उसमें डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था और आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला आया है एल्केन से, इसलिए ये सैचुरेटेड अल्कोहल्स का होगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फार्मूलाज हैं। तो सारे के सारे अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इसी फॉर्मूला को ओबे करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, n की वैल्यू हम 3 डालते हैं तो C3H कितना आएगा, 3 × 2 6 2 8 C3H8O। अब इसको ड्रॉ करें तो CH3 CH2 CH2 OH, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, प्रोपेनॉल। 2 कार्बन के लिए ट्राई कर सकते हैं, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, तो डिफरेंट। तो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो वैसे ही एल्डिहाइड्स के लिए हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन हटा के CHO लगा दिया था तो 2n+1 CHO। ठीक है, ये आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया था हमने, एक हाइड्रोजन हटा के COH लगा दिया था तो CnH2n+1 COH। तो इस तरह के मतलब सबके जनरल फॉर्मूला सेम होंगे क्योंकि सभी मेंबर एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। फोर्थ, अब क्योंकि सबके फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो फंक्शनल ग्रुप ही हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, फैमिली सेम है, तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो मेंबर्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सभी अल्कोहल में होगी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं तो सारे ही होंगे। हाँ, कुछ ज़्यादा एसिडिक होंगे, कुछ कम होंगे, बट एसिडिक तो होंगे। तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है वो आता जाएगा, साइज जैसे बढ़ता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा है कि किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसी की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। ओके, फिर आप बोल सकते हो कि द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड ऑफ प्रेपरेशन। कि जिस मेथड से आप एक अल्कोहल बना सकते हैं उससे दूसरा भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं। ये जनरली कभी कभी हो सकता है कि बीच में कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ना बने उस मेथड से, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर एक फैमिली का एक मेंबर आपने एक मेथड से बना दिया तो उसी मेथड से आप दूसरे मेंबर्स को भी बना सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने एक बार पढ़ने हैं, अच्छे से इनको समझना है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी इजी लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पहले पढ़ा होगा। ओके, तो होमोलोगस सीरीज इज डन। अब आपकी जो एक्टिविटी 4.2 है NCERT बुक में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस नॉलेज के बेस पे। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कार्बन कंपाउंड्स लाखों की संख्या में हैं। तो अगर आपको रैंडमली कोई एक कंपाउंड का नाम बताना है या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आप दूसरे से बात करके उस कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उसको किस नाम से आप बोलेंगे?
तो कुछ नाम होना चाहिए। पर क्या आप 90 लाख के आसपास कार्बन कंपाउंड्स को रैंडमली नाम रख सकते हैं? जैसे आपका नाम घर वालों ने सोचा और कुछ एक नाम रख दिया जो उनको अच्छा लगा, ठीक है। कोई सेट ऑफ रूल्स तो नहीं थे कि इस डेट को बच्चा पैदा हुआ है या इस टाइम पे हुआ है तो ये तरीका है, ये रूल्स ओबे करने हैं और ऐसे आपको नाम रखना है। ऐसा तो नहीं करते, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई नाम ले लेते हैं। तो आपने मान लीजिए किसी एक कंपाउंड को अपना कुछ नाम दे दिया। अब आप दूसरी किसी कंट्री में हैं या मान लीजिए किसी और जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर आप अपने नाम से अगर उस कंपाउंड को बोलेंगे तो दूसरों को तो नहीं पता ना आप किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम होता है, ताकि आप किसी भी कंट्री में जाएं, कहीं भी जाएं, उस नाम पे सभी जानते हैं कि ये किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स को ओबे करना पड़ता है। एक रूल होता है कि कितनी लेंथ होगी चेन की, क्या क्या ग्रुप लगे होंगे, तो कैसे उसका नाम रखा जाएगा। तो ये रूल बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ IUPAC, दैट इज़, आई थिंक आपने ऑलरेडी इसका नाम सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फैमिलीज़ के जो मेंबर हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो जब हम नेमिंग करते हैं तो एक तरीका होता है, कुछ नाम हम पहले उसके ऐड करते हैं, कुछ उसके पहले ऐड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक है। प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगाना। तो नाम से पहले हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी आदमी का नाम लिखते हो, आप मिस्टर लिखते हो, सर लिखते हो, ठीक है। वो क्या हो रहे हैं, उनके नाम से पहले लग रहे हैं, प्रीफिक्स। तो उसके आगे एक टर्म आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको बताता है कि कितने कार्बन हैं उस कंपाउंड में, मेन चेन में कितने कंपाउंड हैं, कार्बन है। फिर उसके लास्ट में एक कुछ ऐड होगा, दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पीछे ऐड होता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें अभी, ठीक है, ये 3 आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, बट अभी के लिए आप रख सकते हैं कि एक होता है वर्ड रूट, उससे पहले कुछ लगाया जाता है प्रीफिक्स और उसके बाद कुछ लगाया जाता है दैट इज़ सफिक्स। तो जो वर्ड रूट है ये आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। हम एक पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं ये उससे आता है। तो वर्ड रूट 1 कार्बन के लिए होता है मिथ, 2 कार्बन के लिए होता है इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, फिर हैप्ट, फिर ऑक्ट। ओके, तो इस तरह से ये चलता है वर्ड रूट। फिर सफिक्स में जैसे आपने कहा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, तो आपने क्या लगाया आगे एंड में उसके प्रॉप एनोल, मिथ एनोल, ठीक है। या आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा मिथेनोइक एसिड, तो मिथ के आगे क्या लगाया, एनोइक एसिड, ठीक है। तो सफिक्स में भी 2 इसके डिवीज़न हो जाते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी के अंडर आपके आते हैं एन, इन, आइन, मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, जैसे मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डबल हैंड तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। ट्रिपल होगा तो इथाइन, प्रोपाइन। सेकेंडरी में आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे लास्ट में अल्कोहल में ओल लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है, ठीक है। वैसे प्रीफिक्स में भी कुछ लगेंगे। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक रूल है, इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, एल्केन्स की हम बात करते हैं। तो एल्केन्स में प्रीफिक्स अभी हमने कुछ नहीं लगाया, सिंपल एल्केन्स हैं तो प्रीफिक्स भूल जाएं। वर्ड रूट प्लस
क्या होगा वहाँ पे, सफिक्स। तो इनमें जो सफिक्स लगता है एल्केन में वो एन होता है। तो यहाँ से एल्केन से ही वर्ड पता लग रहा है, देखिए एन, एन ये सफिक्स है। एल्क मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल। ओके, तो यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 to 4 तो हम जानते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 के लिए पेंट एन, ठीक है, तो 5 कार्बन का आ गया पेंट। उसके आगे सफिक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन। तो ये एक बार आप लिखें इसको और एक बार इसको याद करें, ठीक है। आपको एटलीस्ट 13 या 15 तक तो ये याद होने चाहिए। तो एल्केन्स हमने इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब एल्केन में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दें तो क्या होता है, अब इसमें अगर हम हेलोजन यहाँ पर अटैच करते हैं तो हेलोजन में याद रखना है कि इनमें प्रीफिक्स लगता है, हेलोजन का नाम पहले लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स होता है हेलो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन लगा रहे हैं तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा रहे हैं तो ब्रोमो, फ्लोरीन लगा रहे हैं तो फ्लोरो, आयोडीन लगा रहे हैं तो आयोडो, ठीक है। और जो सफिक्स है वो क्या होगा, एन, ईन, आइन। क्या आप सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड ले रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले? तो हम सिंगल बॉन्ड वालों से स्टार्ट करेंगे। एल्केन के एंड में हम लगाएंगे हेलोजन्स। तो सिंपल है, एक कार्बन का CH3Cl, ये क्या हो जाएगा, देखिए हेलो मैंने कहा ना पहले लगेगा प्रीफिक्स, तो क्लोरीन लगी थी तो क्लोरो को पहले लिखा, एक कार्बन है तो मिथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्लोरो मिथेन। वैसे ही अब चेन थोड़ी सी बड़ी करते हैं, CH3CH2 मान लीजिए यहाँ Br कर दिया तो हेलोजन लगी है, हेलोजन में प्रीफिक्स लगता है तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, ब्रोमो। और 2 कार्बन है तो इथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्रोमो इथेन। 3 कार्बन लेते हैं, CH3CH2CH2 क्लोरो, तो 3 कार्बन हो जाएंगे तो क्लोरो पहले लगेगा, क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पर आपने गैप नहीं देना है, ठीक है। क्लोरो मिथेन के बीच में कोई गैप ऐसा नहीं आएगा कि क्लोरो लिखेंगे फिर हम स्पेस देंगे फिर मिथेन लिखेंगे, नहीं, कॉन्टिन्यूटी में आपको लिखना है। ओके, तो 4 कार्बन ले लेते हैं, यहाँ फ्लोरीन लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरो ब्यूटेन। ओके, तो हेलोजन के लिए सिंपल एल्केन्स का हम लिख रहे हैं, ईन और आइन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी एल्कोहल की ले लेते हैं। एल्कोहल में हम क्या ग्रुप लगाते हैं, OH। OH में आपने अब सिर्फ हेलोजन ही प्रीफिक्स में लगते हैं, मतलब पहले लगते हैं, बाकी के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपके मेनली सफिक्स लगेंगे, मतलब पीछे ही लगेंगे नाम में। तो अल्कोहल, तो इसका सफिक्स क्या है, ओल, ठीक है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो देखिए ये जो ओल है यही इसका सफिक्स है। तो सिंपल एग्जांपल लें, CH3OH, 1 कार्बन आपने पढ़ा है मिथेनॉल, 2 कार्बन का क्या होगा, प्रीफिक्स अब यहाँ कुछ नहीं है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, OH लगा तो ओल, तो इथेनॉल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप अल्कोहल भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल। ओके, देन अल्डिहाइड्स, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारा का सारा एक पूरा चैप्टर है 11th क्लास में IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर आपको
नाम ही लिखना नहीं आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि ये कंपाउंड था, ये इसने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप रिएक्शन क्या करेंगे? ठीक है, तो नाम लिखना, ये रूल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। और आने वाली 2 क्लासेज में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़नी है। तो अभी से इसको आप थोड़ा एडवांस लेवल पे भी अगर तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट लेवल बहुत इजी लगेगा आपको। तो एल्डिहाइड के लिए भी सफिक्स होता है, दैट इज़ अल। ठीक है, अब देखिए अल को कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट है दैट इज़ HCHO, एक ही कार्बन है इसमें। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो एल्डिहाइड में कार्बन होता है वो CHO ग्रुप का भी काउंट होता है। ऐसा नहीं कि आपको इसके अलावा जो कार्बन है वो काउंट करने हैं, इसका कार्बन भी काउंट होगा। तो एक कार्बन है तो मिथ। अब CHO में तो डबल बॉन्ड है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल है कि सिंगल है? अब आप बोलेंगे कार्बन ही एक है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की तो बात ही नहीं, तो ये आ जाएगा सिंपल मिथेनल। अब दूसरा आ जाएगा CH3CHO। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो इथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स लगेगा अल, तो इथेनल। 3 कार्बन लिख देते हैं, ठीक है, CH3CH2CHO, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। और अगर हम 4 कार्बन लिख दें ब्यूटेनल, तो नल आपको लगाते जाने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो अल्डिहाइड के बाद हम कीटोन्स, कीटोन्स में भी सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स नहीं लगता। तो प्रीफिक्स किस में लगा था? हेलोजेंस में लगा था। बाकी सब में क्या लग रहा है? सफिक्स। मतलब सब में नाम के एंड में आप कुछ लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि किस फैमिली की बात हो रही है। अल का मतलब है अल्डिहाइड्स हैं, ओल का मतलब है एल्कोहल्स हैं। तो कीटोन्स के लिए ओन, ठीक है, इट इज़ नॉट वन, इट इज़ ओन। तो सिंपलेस्ट, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, तो जो सिंपलेस्ट है वो ये होगा। इसमें 3 कार्बन हैं, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हैं, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम? वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन और लास्ट में ओन, तो प्रोपेनोन। ठीक है, अब ये लिखते हैं हम, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। अब यही चीज़ वैसे आपको बुक में तो नहीं बताई गई है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल था, लेफ्ट में CH3 राइट में CH3 बीच में डबल बॉन्ड O, तो आपने सीधा लिख दिया प्रॉप एन ओन। यहाँ पर लेफ्ट में एक CH3 है, राइट में CH2CH3 है, तो ये जो ओन लगा है ये कहाँ लगा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम लेफ़्ट से नंबरिंग इसकी करते हैं कार्बन्स की, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन पे ये ओन लगा हुआ है, तो इसीलिए ओन के पहले मैंने उसकी पोजीशन को डिफाइन किया कि कहाँ लगा है, 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, और मैंने राइट से क्यों नंबरिंग नहीं की, 1 2 3, जहाँ से नंबरिंग नज़दीक पड़े वहीं से करते हैं। तो लेफ़्ट से नज़दीक पड़ेगा ओन, तो लेफ़्ट से किया। ठीक है, तो ये नंबरिंग अभी आपके इस क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब हम आगे नेमिंग में जाएंगे तो यहाँ हम नंबरिंग भी करेंगे चेन की, और ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशंस पे लगे हैं वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे अल्कोहल आपका ज़रूरी नहीं है हमेशा एक ही पोजीशन पे लगाओ, कहीं बीच में भी लगा सकता है कार्बन चेन के, तो वहाँ पर आपको उस कार्बन का नंबर लिखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे वो लगा है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर सफिक्स इज ओइक एसिड। तो सबसे सिंपल होता है HCOH, और ये कार्बन भी काउंट होगा, तो सिंगल कार्बन है तो मिथ
एनोइक एसिड। अब 2 कार्बन्स के लिए अगर हम लेंगे तो CH3COH, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। अब 3 कार्बन के लिए आप लिख लिए, क्या होगा? CH3CH2COH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो वैसे ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट इज एल्कीन्स, डबल बॉन्ड। ओके, तो एल्कीन में जो सफिक्स होता है, अब तक हमने एन लगाते आए, अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लगेगा इन, उसके आगे कुछ नहीं लगता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ऐसे एन के आगे ओइक लगाया, एल्कीन्स में सिर्फ इन लगता है, तो ये जो इन है यही इसका सफिक्स है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज 2 कार्बन इथीन। अब 3 कार्बन लेते हैं और एक डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर जब डबल बॉन्ड लगा है तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो प्रोपीन, प्रोपीन। 4 कार्बन ले लेते हैं। अब 4 कार्बन में पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। 4 कार्बन में दोनों तरह से लिख सकता हूँ ना मैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले स्ट्रक्चर में 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे में 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब अगर मैं इनको इसको मैं सिंपल ब्यूटीन लिख दूं तो कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होगा कि सामने वाले को समझ नहीं आएगी कि इन 1 और 2 के बीच में लगा है या 2 और 3 के बीच में लगा है। अब ये मत बोलना कि 3 और 4 के बीच में भी लग सकता था, क्यों? ये पहला वाले स्ट्रक्चर को उल्टा करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो, तो इसलिए हमने यहाँ 1 यहाँ से स्टार्ट किया। और दूसरा वाला सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से बीच में आएगा। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पर उसका पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है, इसलिए पहले वाले को तो आप लिख सकते हैं ब्यूटीन, बट बेटर है कि ब्यूट 1 इन लिखें, दूसरे वाले को आप लिखें ब्यूट 2 इन। तो अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 5, तो ये कितना हो जाएगा? पेंट। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से चलेगी, लेफ्ट से चलते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से चलते तो 3 पे आता, तो जल्दी आना चाहिए ना, तो मतलब 2 वाला लेफ्ट से जो नंबरिंग है ये करेक्ट है। इसलिए नाम जब लिखेंगे तो पेंट 2 इन ये लिखा जाएगा। तो ये एल्कीन्स की नेमिंग हो गई। देन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज एल्काइंस। तो जैसे एल्कीन में सफिक्स हमारा इन था, एल्काइन में क्या होगा? आइन। तो सबसे सिंपलेस्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज 2 कार्बन तो इथाइन। फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन। यहाँ भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाहे आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएं या पहले और दूसरे के बीच में लगाएं, बात बराबर ही है, वो 1 पोजीशन पे ही आएगा अगर आप नंबरिंग करेंगे। चार कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड इन 2 तरीक़ों से लग सकता है, ठीक है। तो बीच में लग सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आइन, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर नंबरिंग हम करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता हो, राइट साइड से, तो 1 पे लगा है, तो 1 पे है, तो ये बन जाएगा ब्यूट 1 आइन। ओके, तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल या थोड़े से और प्रॉब्लम हम नॉमेनक्लेचर के ऊपर प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बन।
ओके तो एक बार सारे के सारे नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, बेसिक सारे स्ट्रक्चर आपने लिखने हैं, इनके नाम प्रैक्टिस करने हैं और याद करने हैं। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे।